हेलो एंड वेलकम टू द वाइटल स्टडी सेंटर। हमने अभी तक शुरुआत के 3 चैप्टर के जो 2024 में पीवाईक्यू पूछे गए थे हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। एंड मुझे उम्मीद है 100% यकीन है कि तुमने भी पूरा का पूरे 3 चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू होंगे उनको फिनिश कर लिया होगा और तुम्हें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है। और आज के इस लेक्चर वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने सारे पीवाईक्यूज हैं उसको हमने 4 से 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एंड स्टैंडर्ड एंड बेसिक जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको अब हम क्या करेंगे, मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एक प्रोसीजर मैं तुम्हें बता देता हूं। जनरली आज भी क्या किया था मैंने कि 3 बजे मैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन भेज देता हूं। ठीक है, तो हर रोज ध्यान रखना आप। ठीक है कि अब कोई सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा, एक्सेप्शन केस कभी अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज मैं करेक्ट 3 बजे मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वाइटल स्टडी सेंटर व्हाट्सएप चैनल जो है उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा। तुम्हें बाकायदा करना है, करने के बाद पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है। एंड उसी दिन रात के 8 बजे इसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या फिर कहीं पर डाउट आता है तो तुम्हें जाके वहां पे देख के एंड सॉल्व करना है एंड फिर मुझे पीडीएफ भेजना। ठीक है, चलो तो मैंने तुम्हें आज ये क्वेश्चंस भेजे थे और इनका सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन क्या देके रखा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हम सबको पता है। आर द रियल एंड द इक्वल, हमारे पास एक कंडीशंस देके रखा कि ये हमारे पास क्या है, रियल है एंड इक्वल है। तो मुझे रिलेशनशिप बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप सही है। अब मैं क्या करता हूं कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी सारी हमारे पास थ्योरी है, जितने सारे कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम अगर साथ साथ में समझते चलें तो कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा समझते हैं। देखो हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास रहता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि बहुत पहले पढ़ा होगा चैप्टर, तो अभी वापस से सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगे। देखो तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक d की वैल्यू होती है और इस d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। और ये जो d की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये होती है b² माइनस में 4ac। यहाँ पे a क्या है, तो a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। डन, समझ में आई बात। यानी कि हमारे पास d की वैल्यू क्या हो गया, b² माइनस में 4ac। ये चीज अच्छे समझ में। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर यहां पर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो उस नेगेटिव वैल्यू के अंदर कोई भी रूट्स नहीं होते। यहां पे लिखता हूं नो रियल रूट्स, मतलब उसके एक भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं आते, बेसिकली उसके इमेजिनरी रूट्स आते अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आंसर आता है तो। डन, अगर हमारे पास d इज इक्वल टू 0 होता है, मान लेते हैं कि d की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या हो गया, 0 आ गया, तो इस केस में हमारे पास 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। 2 रियल एंड क्या हो गया हमारे पास, इक्वल रूट्स। समझ में आया, यानी कि हमारे पास 2 रूट्स तो आते हैं क्योंकि यहाँ पे x² दे के रखा हुआ, यानी कि डिग्री कितनी दे के रखी हुई 2, लेकिन वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। और ये तभी होता है जब d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। और अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे पास 2 रियल तो आते हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रूट्स रहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 रियल एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेगा, मदद करेगा। याद करते हैं, d क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस में 4ac। सही है, d की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ मतलब नेगेटिव में अगर आंसर आ गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, कुछ भी हमारे पास रूट्स नहीं आएंगे। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 हुआ तो हम क्या बोलेंगे, 2 रियल एंड द इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे।
और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, टू रियल एंड द डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, दो अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर दे के रखा हुआ। अब देखो ध्यान से, उन्होंने हमें क्या बोल के रखा हुआ है, रियल एंड द इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या होती है, 0। और डी की वैल्यू होती क्या है, डी की वैल्यू होती है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 4ac। समझ में आया? अब जरा चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो 4 गायब दिख रहा है, 4 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे 4 गायब दिख रहा है, ये भी हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पे क्या देके रखा, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4, 4 तो है ना। और ये अपॉन में 4 जो देके रखा, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ पे 4AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी हमारे पास 4 गायब करके देके रखा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम इसको ऐसे तरीके से, मतलब इसी तरीके से हम पढ़ने वाले कि जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा। इसको अगर कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज डैश रूट्स। अगेन रूट्स के बारे में पूछा गया, जो अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है कहीं ना कहीं वही सेम टू सेम चीज है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब मैं यहाँ पे डी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू यानी एक्स का कोएफिशिएंट 1, यानी कि 1 माइनस में 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू में सी कितना है 1, तो ये हो गया 1 माइनस में 4, आंसर कितना आ गया हमारे पास -3। और अगर डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आता है तो क्या ये रियल एंड इक्वल होगा, नहीं। क्या ये इरेशनल होगा, इरेशनल की तो बात ही नहीं आती। क्या ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, नहीं। आंसर इसका क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। बेसिकली यहाँ पे नॉट रियल रूट्स आना चाहिए, समझ में। हाँ सॉरी, रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें फिल करना तो क्या आ जाएगा, नॉट रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, नेगेटिव देके रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, वापस सेम टू सेम आई गेस वही है। देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन देख के रखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में ब्रैकेट में 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। और उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि x की वैल्यू जो 2 है, ये 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ऑब्वियस बात है, अगर इसका सॉल्यूशन हमारे पास 2 दे के रखा हो तो 2 जब मैं उठा के इधर पुट करूंगा तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि मैं सीधे यहाँ से x की वैल्यू उठाऊंगा, x इज इक्वल टू 2 उठाऊंगा एंड 2 उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। चलो जरा करते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 5 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2 प्लस में k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। डन, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 5 से कितना आ गया 20, ये हो गया 20 माइनस 4 2 से कितना आ गया 8 प्लस इधर कितना आ गया 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस में 8 ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 12 प्लस में 2 प्लस में k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एंड 12 प्लस में 2 करूंगा कितना आ गया हमारे पास 14, यानी 14 प्लस में k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -14। ठीक है, क्या हमारे पास k की वैल्यू कहीं -14 देके रखा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका सही आंसर होगा। ये सारे के सारे MCQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक नंबर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन आया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 3-3 नंबर के, मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा कि मार्क्स भी उसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा कि हाँ भैया ये कितने नंबर का आएगा। चलो जा देखते हैं, पढ़ते हैं ना। देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे x बोलूंगा तो x क्या हो जाएगा x+1। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ 6 7 8, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे के रखे हुए। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 consecutive integers are such that sum of the square of the second and product of the two other is 161. Find the 3 integers। तो मुझे वो तीनों के तीनों integers find out करने। अगर वो मुझे तीनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने तो क्या मैं सबसे पहले लेट करूंगा, और अगर हमारे पास शुरुआत में एक भी इंटीजर पता चल गया तो क्या उसके अंदर 1 ऐड करके मैं बाकी के दोनों इंटीजर लेट कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लेट करूंगा क्या कि लेट 3 इंटीजर्स आर 3
इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, ये लेता हूं x कॉमा एक्स प्लस में 1 कॉमा एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस 2 यानी कि ऑब्वियस बात है एक और ऐड करूंगा पिछले वाले के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 आ जाएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो? तो हमने क्या लिखा, x कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस में 2, ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट सम ऑफ मतलब मुझे सम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में ऐड का साइन लगा देता हूं, सम ऑफ। लेकिन ये सम किस चीज का करना है, पढ़ते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेकंड। स्क्वायर ऑफ द सेकंड का मतलब क्या, ये जो सेकंड वाली वैल्यू देके रखी हुई है इसका स्क्वायर करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस में 1 का स्क्वायर एंड अब किसको सम करेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू का मतलब क्या, कि ये जो दोनों हमारे पास बाकी बची हुई है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताओ, x ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 2 इज इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का जब मैं सम करूंगा तो सम करके हमारे पास कितना आएगा 161। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस, जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 161। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ, ये हो गया 2x स्क्वायर, डन। ये 2x एंड यहां पर हमारे पास 2x, ये कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 4x एंड फिर कितना आ गया +1, और ये 161 को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा, पहले बताओ समझ में, फिर से बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x 4x 1 यहाँ पे लिखा है, और 161 जब इधर आएगा तो कितना आ गया मेरे पास, -161 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। चल आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस नहीं आई गेस माइनस होगा, 1 माइनस में 161 ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है, तो यहाँ पे हटाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -160 इज इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 4x -160 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में इधर कितना आ गया 2x माइनस यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा 80 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। इतना समझ में आया? तो हमने अभी तक ये इक्वेशन बना लिया, अब ये हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मैं सॉल्व करूंगा और जैसे सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। चलो जरा करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि अगर हमें सॉल्व करना है तो याद करो चैप्टर नंबर 2 में से ढेर सारे क्वेश्चन करके रखे, हमें ना बेसिकली सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी कि 2 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -80 इंटू में ये 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी क्या आना चाहिए -80। तुम जरा मुझे नंबर्स बताओ, क्या अभी समझ में आ गया? आई गेस आसान सा नंबर है, 10 इंटू में 8 कितना हो गया मेरे पास 80, तो ये हो गया मेरे पास 10 और ये -8, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया मेरे पास -8, उठा के इधर पुट करते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, हम बोलेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 8x माइनस में 80 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x प्लस में 10, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दोनों में से जब मैं -8 कॉमन निकालूंगा तो क्या आ गया x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अगेन ये x प्लस 10 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये x प्लस में 10 हमारे पास बाहर आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। और जब मैं यहाँ पर अलग अलग 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो गया मेरे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -10, और यहाँ पर x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +8, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 वैल्यू आई है x की, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8। नॉर्मली क्योंकि एनसीईआरटी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है तो हमारे दिमाग के अंदर ये फिट रहता है कि हमें ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेना है, हमें ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके आगे सॉल्व कर देना, मतलब आंसर ये x इज इक्वल टू 8 होगा, तो 8 9 10 आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सीरियसली बताऊं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, जितने सारे क्वेश्चन के अंदर हमने पॉजिटिव लिया होगा वहां पे बकायदा ये बोला गया होगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है या फिर ऐसा बोला जाता था नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या बोल के रखा हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब उन्होंने अगर इंटीजर बोल के रखा हो तो ना तो यहाँ पे नेगेटिव है
और ना ही यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है दोनों की दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम बकायदा रफ में, है ना, ये रफ वाले पोर्शन के अंदर इन दोनों वैल्यू को वैलिडेट करेंगे। ध्यान रखना ये पूरा पूरा रफ में करना। हम दोनों को वैलिडेट करेंगे कि हाँ भैया जो हमारे पास अभी हमने आंसर निकाला है उन दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा और कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये हम रफ में करने वाले। अब जरा देखते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या देकर रखा हुआ। देखो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसी चीज को मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर काम करते हैं पहले नंबर्स निकालते हैं ना, देखो जब तक हम नंबर्स नहीं निकालेंगे तब तक होगा नहीं, हटाते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, ये मैं रफ में कर रहा हूँ ना, सारी की सारी चीजें मैं रफ में कर रहा हूँ। देखो हमने बोला x की वैल्यू हमारे पास -10 दे के रखा हो, ध्यान समझना। तो हमारे पास क्या हो गया -10 कॉमा -10 के अगर मैं आगे 1 ऐड करता हूं, क्योंकि मुझे यही 3 नंबर्स है ना, देखो x x प्लस 1 एंड फिर क्या है x प्लस 2। तो इसी तरीके से अगर मैं -10 लेता हूं तो -10, इसमें अगर मैं +1 ऐड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -9, और +1 और ऐड करूंगा कितना हो जाएगा -8। इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पर चेक करने वाला हूं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब बीच वाली वैल्यू, जो मिडिल वाली वैल्यू है, सेकंड वाली वैल्यू है, उसका स्क्वायर करना। सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर, डन। प्लस फिर हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया मेरे पास 80। ध्यान देना 9 का स्क्वायर करूं यानी कि -9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस में 80। क्या यहाँ पे हमारे पास 161 आ रहा है? आंसर है हाँ, मतलब ये जो हमारे पास -10 दे के रखा हो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं 8 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो गया 8, 9, 10, क्योंकि 1 1 1 ऐड करते जाऊंगा। जब मैं यहाँ पे 1 1 1 ऐड कर रहा हूं तो हमें क्या बोल के रखा, बीच वाले का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर करूंगा, ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू में 10, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस में कितना आ गया मेरे पास 80 यानी कितना आ गया मेरे पास 161। मतलब यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू हमारी कंडीशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब मैं दोनों वैल्यू को लेने वाला। ये पूरा का पूरा मैंने क्या किया, रफ में लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि therefore 3 consecutive numbers are 3 consecutive numbers are। जरा मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, -10, -9 और -8 भी हो सकता है। एंड साथ में यहाँ पे लिखता हूं एंड ये भी हो सकता है हमारे पास 8, 9, 10, ये दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया था, ठीक है, थोड़ा सा माइंड ट्विस्टिंग का आया था, और मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। डन, समझ में आया। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बिल्कुल अगेन हमारे पास ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, क्या देके रखा हुआ है, और उसी के ऊपर बेस्ड है ना, जो मैंने वो डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज बताई थी ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या देके रखा हुआ, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इरेशनल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट और नॉट रियल, मतलब यही देके रखा। तो ओवरऑल क्या हमें वहां पे d की वैल्यू ही निकालना है। d की वैल्यू क्या होती है, तो d का फॉर्मूला होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो ये हो गया d इज इक्वल टू b। जरा मुझे बताओ b यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है, -5, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया -5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है 4 इंटू में c की वैल्यू क्या देके रखा हो 4, तो मैं बोलूंगा d इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16 है ना, एंड 16 4 जा कितना आ गया मेरे पास 64। तो क्या ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगी, मुझे पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या कि हमारे पास ये रियल आंसर नहीं होगा, नॉट रियल। इन सारे ऑप्शंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ओवरऑल हमारे पास वो रियल आंसर्स नहीं आएंगे, मतलब नॉट रियल। हम इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। डन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, चलो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इन अ फ्लाइट ऑफ द 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, its average speed is reduced by the 100 km per hour and by doing so the time of the flight is increased by 30 minutes, ठीक है। find the original duration of the flight। अब इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता देता हूं ना,
जब हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी बुक थी तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे थे, ठीक है। लेकिन जब नई एनसीईआरटी बुक आई तो उसमें से ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो हमारे पास पहले 4.3 हुआ करती थी या 4.4 हुआ करता था, उसको कंप्लीटली क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास पीवाईक्यू के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं क्या कि सिर्फ एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पीवाईक्यूज को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अजीबोगरीब क्वेश्चंस ना आ जाए, क्योंकि हमने देखे ही नहीं है। क्योंकि अब नई एनसीईआरटी चल रही है, जो लोग पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो जा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं फिर से। इन अ फ्लाइट ऑफ द 2800 किलोमीटर, मतलब एक एरोप्लेन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये कितने टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस है इसके अंदर, 2800 किलोमीटर, ठीक है। अब इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन, जो एयरक्राफ्ट है उसको स्लो कर दिया जाता है ना, मतलब यहां से यहां तक जाना है, इतने स्पीड के अंदर जाना है, इतने टाइम के अंदर जाना है, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से उसको क्या कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। देखो ध्यान से, ड्यू टू द बैड वेदर, होता है ना मौसम कभी कभार बिगड़ जाता है, तो इसकी वजह से जो फ्लाइट का ड्यूरेशन रहता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डिले हो जाती है चीजें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय द 100 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी पहले स्पीड थी वो उस स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टाइम को स्पीड को अगर हम कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आगे पढ़ते हैं। एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, एंड ऐसा करने से हुआ क्या कि जो उसका टाइम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो शुरुआत में ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था फ्लाइट का, मतलब कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। मतलब ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, दोनों सिचुएशन को वन बाय वन बताता हूं। देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर जो फ्लाइट है वो 2800 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं कि वेदर कंडीशन नहीं था, ठीक है। वेदर कंडीशन अगर खराब नहीं था तो हमें नहीं पता कि उस समय स्पीड क्या थी, क्योंकि जो 100 किलोमीटर पर आवर और जो 30 मिनट दे के रखा वो तो हमने रिड्यूस किया स्पीड को, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो शुरुआत वाला हमारे पास ना तो स्पीड पता है और ना ही हमारे पास टाइम पता। चलो जरा करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास स्पीड कितना दे के रखा हुआ, तो स्पीड को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ ये चीज समझ में। और हमारे पास टाइम कितना दे के रखा हुआ है, तो टाइम मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको क्या ले लिया, t आवर्स। तो अगर शुरुआत में ट्रेवल करता तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है हमारे पास, टाइम। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास स्पीड कितना है, ये हो गया x, डिस्टेंस कितना है तो ये है मेरे पास 2800 अपॉन में टाइम कितना है तो ये क्या हो गया हमारे पास t। और इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, इसका कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे मैं सिचुएशन में यहाँ पे चेंज करता हूं, यानी कि अगर हमारे पास बैड वेदर होता तो इस केस के अंदर भी हम उतना ही ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि 2800 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। पहले बताओ ये चीज समझ में। लेकिन जो हमारे पास स्पीड है, इस स्पीड को हमने जो पहले x किलोमीटर पर आवर था उसको रिड्यूस करके हमने क्या कर दिया, x माइनस में 100 कर दिया, मतलब टोटल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो हमने उसको 100 कम करके कितना कर दिया, 100 कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, x माइनस में 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या हो गया, स्पीड हो गई। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम क्योंकि स्पीड को हम कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना टाइम बढ़ा है, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास टाइम बढ़ा है 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स भले ही देके रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे आवर्स के अंदर लेके रखा हुआ है तो क्या यहाँ पे t प्लस में 1/2 कर दूं, ये इतने आवर्स हमारे पास हो गया, 1/2 यानी कि हाफ आवर। जैसे 30 मिनट्स देके रखा हो तो हम उसको आधा घंटा भी बोलते हैं, आधा घंटा का मतलब क्या हो गया, हाफ एन आवर। और हाफ एन आवर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भैया हमारा क्योंकि स्पीड कम किया तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंक्रीज होगा। आगे पढ़ते हैं। तो अगेन जब मैं यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन में टाइम वाला। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, स्पीड की वैल्यू कितनी है, ये हो गया x माइनस में 100, ये एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये 2800 अपॉन में टाइम कितना है, तो ये है मेरे पास t प्लस 1 अपॉन में 2। अब तुम जरा मुझे बताओ कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ओरिजिनल स्पीड पूछा गया था कि टाइम पूछा गया। तो यहाँ पे देके रखा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, टाइम। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या निकाल के देना है उनको कि भाई शुरुआत में अगर वेदर कंडीशन खराब ना होते तो टाइम कितना लगता। ठीक है, डन। चलो जरा हम करते हैं। यानी कि जो x वाली वैल्यू है इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। दो अलग अलग हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई। इन्हीं इक्वेशंस में से मुझे यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या मुझे x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन, और हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। और हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सॉरी सेकंड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को उठा के हम पुट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन, कहाँ पे, इन इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो मुझे फर्स्ट वाले इक्वेशन की वैल्यू को उठा के सेकंड वाले के अंदर जब पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी है, 2800 अपॉन में t। ये उठा के यहाँ से वैल्यू उठा के ये x की जगह में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2800 अपॉन में x, सॉरी x नहीं ये t है, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, t। करते हैं, ये 2800 अपॉन में t, यहाँ पे -100, ये हो गया मेरे पास -100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो ये है मेरे पास 2800 अपॉन में t प्लस में 1 अपॉन में 2, ये हो गया t प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसको मुझे अगले पेज पे सॉल्व करना है, तो मैं इस वैल्यू को उठा के मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। देखो क्या है हमारे पास, 2800 अपॉन में t, सही है, माइनस में 100 इज इक्वल टू 2800 अपॉन में t प्लस में 1 अपॉन में 2, ये एक ब्रैकेट के। अब जरा मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, आंसर है हाँ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको इधर पहुंचाते, तो कितना आ गया, 2800 अपॉन में t माइनस में 100, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, t प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2800। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई। जैसे हमारे पास ये आता है तो यहाँ पे अपॉन में 1 लेके एलसीएम लूंगा, इधर भी अपॉन में 1 लेके एलसीएम लूंगा। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया मेरे पास t, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2800 माइनस में फिर कितना आ गया 100t, ये एक ब्रैकेट में। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आ गया, ये हो गया 2 ऊपर गया तो कितना आ गया मेरे पास 2t प्लस में 1, ये एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू कितना आ गया 2800। अब यहाँ पे जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू में t कितना आ गया 2t, और यहाँ पे दो वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू है, तो 1 बाय 1 मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2800 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2t से करूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे 5600t हो जाएगा। 28 2 से कितना होता है हमारे पास 56, तो हमने क्या कर दिया 5600t। 2800 का प्लस 1 करूंगा तो कितना आ गया प्लस 2800। पहले बताओ ये चीज भी समझ में आए, आगे चलते हैं। -100t का मल्टीप्लाई अगर मैं 2t से करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, -100t का मल्टीप्लाई 2t से कितना आ गया -200t, और जब मैं -100t का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया हमारे पास 100t। सही है, क्या यहाँ पे t स्क्वायर आएगा, जी हाँ, ये देखो -100t इंटू में 2t कितना आ गया 200t स्क्वायर माइनस में 100t। डन, आगे चलते हैं। इस इक्वल टू कितना चल रहा है हमारे पास 2800। डन, अब जरा यहीं पे साइड में अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जब ये 2t का मल्टीप्लाई उधर कॉर्नर में हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5600t। सही है, देखो ध्यान से, 5600t प्लस 2800 प्लस 2800, ठीक है, माइनस में 200 माइनस 200t स्क्वायर, ठीक है, और -100t, ये हो गया मेरे पास -100t इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 2t का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2800 से करूंगा तो क्या यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 5600t हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 2 से कितना आ गया 56t। दिख रहा, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू कैंसिल होते हुए दिख रही है कि 5600t और 5600t ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बची हुई इसको मैं अरेंज करूंगा, ठीक है।
कैसे अरेंज करूंगा, तो ये हो गया मेरे पास -200t², फिर क्या हो गया -100t, एंड फिर कितना आ गया +2800 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। देख लो एक बार, सही है जी हाँ। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं -100 से डिवाइड कर दूंगा, इनफैक्ट चलो -100 से डिवाइड करते हैं। -100 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 2t², ये माइनस का प्लस हो गया, और 100 से जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। वैसे यहाँ पे कितना आ गया +t, और यहाँ पे कितना आ गया -28 इज इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ पर मुझे यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट यानी कि t का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट क्या देकर रखा 1, और मुझे इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 28 2 कितना हमारे पास 56। जरा मुझे बताओ नंबर्स क्या होंगे, क्या मेरे पास 7 8 56 होता है, यानी कि यहाँ पे हो गया 8 माइनस में 7, 8 माइनस 7 करूंगा तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू में -7 अरे सॉरी ये -28, ये बेसिकली माइनस आता, ठीक है। तो 8 इंटू में -7 कितना आया मेरे पास -56। डन। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो कितना आ गया 2t² प्लस में 8t, सही है। आगे चलते हैं, माइनस में 7t माइनस में 28 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कॉमन निकालते हैं वैल्यू को, तो इन दोनों में से अगर मैं 2t को कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया मेरे पास t प्लस में 4, और इन दोनों में से -7 को कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया t प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। t प्लस में 4, t प्लस 4 को मैं कॉमन निकालता हूं तो ये हो गया मेरे पास t प्लस 4, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया 2t माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है स्लाइड होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन पीछे चले आते हैं। देखो तो हमारे पास बच क्या गया है, देखो कहाँ गया है, कहाँ गया, इधर था, हाँ देखो ये t प्लस में 4 एंड 2t माइनस में 7, इसको वापस लिखता हूँ t प्लस 4, ये हो गया मेरे पास t प्लस में 4, एंड इधर कितना आ गया 2t प्लस 7 कि -7 है आई गेस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास -7 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जब इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया t इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे t की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 7/2, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ गया 3.5 आवर्स। ये हो गया हमारे पास क्या फाइनल आंसर। यानी कि हमें बस इक्वेशन बनानी थी, जैसे इक्वेशन बन गया उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफाई का ही काम है। यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था, ओरिजिनल ड्यूरेशन किस चीज़ का, ओरिजिनल ड्यूरेशन हमारे पास फ्लाइट का वो कितने का था 3.5 घंटे का था। और अगर हमसे यहीं पर स्पीड पूछ लेता, हालांकि नहीं पूछा गया लेकिन फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगर हमसे यहीं पर स्पीड पूछ लिया गया तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना था 2800 अपॉन में कितना आ गया 3.5, और इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, ध्यान से। तो ये हमारे पास फ्लाइट वाला क्वेश्चन, हमने इसको समझा। हमने यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन बनाया कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन में जाता और अगर ये बैड वेदर कंडीशन में जाता, फिर ये इसकी t की वैल्यू x की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे x के लिए पुट किया, क्योंकि हमसे ड्यूरेशन पूछा गया था ना कि स्पीड पूछा गया था। अगर वो हमसे स्पीड पूछते तो मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे पुट करता। फिर जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया और फिर मैं सिंप्लीफाई करते गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, एंड फिर हमारे पास यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया। और अगर हमसे स्पीड भी पूछता तो स्पीड भी मैं निकाल देता। ये था हमारे पास एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग क्वेश्चन। बात आ गई समझ में? तो ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में बोला था कि सिर्फ हमारे पास एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, हमें क्वेश्चन के पैटर्न को, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दिया था, ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास बच गया, ये क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी 5 नंबर में पूछा गया। ठीक है, मतलब बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो देखो पढ़ते हैं। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2. Find the fraction. आसान क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. पहले तो इसी को समझते हैं। पहले जरा मुझे बताओ, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बता के रखा हुआ है न्यूमरेटर से रिलेट करके, तो क्या मुझे सबसे पहले न्यूमरेटर पता होना चाहिए? तो हमने यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास x, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू,
और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा इसको मैं y ना मान के, क्योंकि अलग अलग वैल्यू थोड़ी दे के रखी हुई है, हमें इसी के बीच में रिलेशन दे के रखा हो। कैसे दे के रखा हो, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये फ्रिक्शन लिखा है, ये हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, ध्यान रखना ये हमारे पास फ्रैक्शन है, हो जाती है कभी कभार गलतियां टाइपिंग में। एनीवे द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, +1। किससे ज्यादा है, ट्वाइस द वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का अगर मैं ट्वाइस करता हूं यानी कि 2x, तो इसके अंदर एक ज्यादा है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2x + 1। अब तुम जरा मुझे बताओ कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है तो क्या मैं यहां पर फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन में कितना आ गया, 2x + में 1। ये चीज समझ में आया, आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। आगे हमें क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, मतलब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दे के रखा हुआ है और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो मुझे वो फ्रैक्शन पता करना है। आसान सा क्वेश्चन है, चलो जरा करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये फ्रैक्शन देके रखा, इस फ्रैक्शन का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालता हूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया मेरे पास, 2x + में 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया हमारे पास x। और अगर ये फ्रैक्शन एंड इसके रेसिप्रोकल को ऐड करता हूं यानी कि यहाँ पे क्या करता हूं, x अपॉन में 2x + में 1 प्लस इधर क्या हो गया हमारे पास 2x + में 1 अपॉन में x, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा, देखो ध्यान से, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा, इसका रेसिप्रोकल लिखा, इन दोनों को ऐड किया और कितना आ गया, 2। बस अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और इसको सॉल्व करना। चलो जरा करना स्टार्ट करते हैं ना। यहां पर हमारे पास जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 2x + में 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x का जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, x² प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया, 2x + में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2। करते हैं जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो मतलब इसी वैल्यू पे काम करता हूं, उधर लिख लेता हूं ताकि इजी हो। देखो x² प्लस में 2x + में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x + में 1 और इधर क्या है, x इज इक्वल टू क्या देके रखा, ये देके रखा हमारे पास 2। समझ में आया, ये जो पिछला वाला था इसी को मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो जरा करते हैं, ये तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया, x² प्लस a + b का होल स्क्वायर करूंगा तो 2x का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 4x² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू में 2x इंटू 1 यानी कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 4x डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या हो गया, 2x + 1 का इंटू में x, तो x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया, 2x² प्लस में x इज इक्वल टू इधर कितना आ गया, 2। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया, ये हो गया x² प्लस में 4x² प्लस में 1 प्लस में 4x इज इक्वल टू, जब मैं 2 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 से कितना आ गया 4, तो ये हो गया 4x² प्लस में इधर कितना आ गया हमारे पास 2x। सही कर रहा हूं। अब इन दोनों ही वैल्यू को इस साइड लेके आ रहा हूं, इस साइड लेके आने की जरूरत भी नहीं, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। जैसे ये 4x² और ये 4x² दोनों मुझे दिख रहा, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बचा क्या, x², तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x², x वाली टर्म ढूंढते, तो ये हो गया मेरे पास 4x, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस 4x, ये 2x जब इधर आएगा तो कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास -2x। डन। आगे फिर क्या बचा है, एक +1, तो ये हो गया मेरे पास +1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। देखो क्या सही कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, तो ये हो गया मेरे पास x² प्लस ये 4x माइनस में 2x, ये कितना हो गया 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। डन। यानी कि ये x² प्लस में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो यहां से मुझे एक चीज साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या क्या साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ये होता है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम जरा मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास x की वैल्यू है ना, यानी x प्लस में 1 की वैल्यू क्या 0 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, -1। और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू -1 हुआ तो यहाँ पे जरा उठा के पुट करके ये चेक करता हूँ कि हाँ भैया ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, -1,
और अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो तुम जरा मुझे बताओ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगा। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया मेरे पास 2x प्लस में 1 यानी -1 पुट करूंगा तो 2 इंटू में कितना आ गया -1 प्लस में 1 यानी कि -2 प्लस 1 आंसर कितना आ गया मेरे पास -1। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारे पास 1 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होने वाला है ये फ्रैक्शन कितना होगा -1 अपॉन में -1, ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 1। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। और 1 अपॉन में 1 का मतलब क्या कि ओवरऑल हमारे पास 1 ही है और 1 प्लस में 1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया, फ्रैक्शन हमारे पास 1 अपॉन में 1 ही आया, मतलब ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। कि साधारण आदमी मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं जरा, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन कितना हो गया 1/1, ठीक है। और क्वेश्चंस थे क्या, नहीं, बस इतने ही, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड सीरियसली मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद तुम कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के अंदर अटकोगे। बट ध्यान रहे ये सीरीज को कंटिन्यू करना है, डेली करना है। मैं डेली तुम्हें 7 से 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा। करेक्ट कितने बजे, मैं तुम्हें सेंड करूंगा 3 बजे। और जो मैं तुम्हें 3 बजे सेंड करूंगा तुम खुद करने की पहले कोशिश करना है, जितने सारे क्वेश्चन हो पाए करके मुझे सेंड करना है एंड उसके बाद फिर मैं तुम्हें उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कितने बजे, 8 बजे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।